आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर चुनन कुमारी, आरपीएस कॉलेज चकियाज महनार, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं स्नातक एक की आगामी परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। लॉकडाउन की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उससे लगभग सभी परीक्षाएं प्रभावित हुई है। उसी को ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी ने यह निर्णय लिया है कि स्नातक एक की परीक्षा वस्तुनिष्ठ सवालों के आधार पर ओएमआर शीट पर लिए जाएंगे। तो आज की इस कक्षा में मैं आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। तो आइए देखते हैं आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। आदिकाल से संबंधित पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो हिंदी साहित्य के विभिन्न नाम हुए, जिसमें से वीरगाथा काल जो नामकरण हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। उसी तरह से प्रारंभिक काल के और भी नाम है, जैसे कि आदिकाल, बीजवपन काल, सिद्ध सामंत युग, चारण काल, आरंभिक काल। जैसा कि यहाँ पर आरंभिक काल दिया हुआ है, आरंभिक काल नाम गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। उसी प्रकार से आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंत युग राहुल संकृतायन ने, और चारण काल राम कुमार वर्मा ने नाम दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल के कई नामकरण हुए, जिसमें से सभी आलोचक अपने अपने स्तर से इसका नामकरण किए हैं, जिसमें से सबसे प्रामाणिक और सर्वसम्मत से स्वीकार्य नामकरण आदिकाल ही तर्कसंगत प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल में कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवि हुए, जो समाज सुधारक के साथ साथ समन्वयकारी नीति के द्वारा समाज को बहुत कुछ दिए। इसी कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? चूँकि ढोला मारूरा दूहा, जिसके लेखक कुशल लाभ या कल्लोल कवि को कहा जाता है, यह मुख्य रूप से लौकिक साहित्य है, इसलिए इसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सहरपा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? मतलब यहाँ पर जिन कवियों का नाम दिया हुआ है, वो किस साहित्य के अंतर्गत इनको रखा जा सकता है? तो ये सब सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आएंगे। मानी जाती है और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिसमें से सरहप्पा, लुइपा, सरप्पा, कन्हप्पा ये सब सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और नाथ, कर्णिपा नाथ, नागनाथ, चरपटनाथ ये सब नाथ साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि एवं उनके अभिन्न मित्र थे। उन्हीं के द्वारा यह पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में
किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो यहाँ पर उत्तर होगा प्राकृत पैगलम। चूँकि प्राकृत पैगलम में सारंगधर, विद्याधर और जज्जल की रचनाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त और भी इसमें कई कवि हैं जिनकी रचनाओं से उस समय की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता किसे माना जाता है? अभी मैं बताई हूँ, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई को माना जाता है। तो यहाँ पर चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो गेय काव्य के अंतर्गत बिसल देव रासो गेय काव्य के अंतर्गत आता है। बिसल देव रासो 14वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है, जो कि नलपति नाल के द्वारा लिखी गई है। बिसल देव रासो में जिस राजा का वर्णन है वो बिसल देव हैं। वे प्रतापशाली राजा एवं संस्कृत के कवि माने जाते हैं। इस कृति में वीर और श्रृंगार दोनों रस की रचनाएं मिलती है, जिसमें से श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, आदि काल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? तो सबसे पहले खड़ी बोली को अपने काव्य के रूप में प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित, शिलांकित मतलब होता है जो कीर्ति शिला पर अंकित हो, कृति का नाम जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्रतिनिधि हिंदी कृति माना गया है, वो राउल बेल है। राउल बेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास, यानी कि यह एक शिलांकित कृति है जो शिला पर लिखी गई है। यह एक चंपू काव्य भी है जिसमें गद्य पद, जो कि अभी इसमें बताया गया है कि गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अमीर खुसरो पहेलियाँ और मुक्कड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध हैं। चूँकि अमीर खुसरो ने मुक्कड़ियाँ, पहेलियाँ, दो सुखने, खाली कबाड़ी, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है। डिंगल शैली में अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मेल होता है, जो कि कठोर भाषा होता है, जिसमें से ट, ठ, ड, ढ ये सब शब्द प्रयोग होते हैं। इसी के साथ एक पिंगल भाषा भी होता है। मतलब आदिकालीन भाषा में डिंगल पिंगल मुख्य भाषा है, जिसमें से पिंगल में कोवल ध्वनियों का प्रयोग होता है। पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण संधि काल और चारण काल के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किनकी रचनाएं हैं, यानी किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो ये रचना जो है विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। विद्यापति आदिकाल के लौकिक साहित्य में प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने विद्यापति पदावली की भी रचना की है। विद्यापति पदावली उनकी मुख्य रचना है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा के दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था।
आदि काल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो चारण काल की संज्ञा से अभिहित किए थे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से नामकरण किया है। उसी प्रकार से जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नामकरण किया। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इनमें से सरहप्पा, सबरपा आदि मुख्य कवि हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने पुरुष या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचना किस कवि ने किया? तो मधुकर कवि ने किया। अगला प्रश्न है, भरथरी जलंधरी पाँव कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो ये सभी कवि जो हैं नाथ साहित्य से संबंधित है। क्योंकि नाथों की संख्या 9 मानी गई है, उन्हीं 9 नाथों में से ये भरथरी, जलंधरी पाँव आदि ये सब नाथ साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो रासो साहित्य की जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध मानी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो चूंकि गाथा को प्राकृत का मुख्य छंद माना गया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है कि गाथा प्राकृत भाषा का मुख्य छंद है। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? तो वर्ण रत्नाकर गद्य की कृति है। अगर आपको यह व्याख्यान अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।